हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के चैप्टर विटामिन या विटामिन एम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इस चैप्टर को हमने पढ़ा और समझा, और बीच में जो क्वेश्चंस आपको गिवन थे उनको हम एक्सप्लेनेशन की वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम थे पेज नंबर 109 पर, जहाँ चेक योर अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ रवीज इमोशनल रिएक्शन अपॉन फाइंडिंग ग्रैंडपा सेफ एट होम। आपको बताना है कि रवि का जो इमोशनल रिएक्शन था जब उसे पता लगा कि ग्रैंडपा घर पर बिल्कुल सुरक्षित है। रिवील्स हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। वो रिएक्शन क्या बताता है, उसकी क्या फीलिंग्स थी अपने ग्रैंडफादर के प्रति। तो आंसर आप लिखेंगे दैट व्हेन रवि फाउंड ग्रैंडपा सेफ एट होम, जब रवि को ग्रैंडपा घर पर सुरक्षित मिले, ही फेल्ट ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, तो उसे बहुत खुशी हुई, उसने राहत महसूस की। ही नेल्ट नियर ग्रैंडपा, वो घुटनों के बल ग्रैंडपा के पास बैठ गया क्योंकि ग्रैंडपा उस समय सोए हुए थे। एंड हग्ड हिम, और उन्हें गले लगा लिया। नाउ दिस शोज दैट रवि डीपली लव्स एंड केयर फॉर हिज ग्रैंडफादर। ये हमें बताता है कि रवि अपने ग्रैंडफादर को बहुत प्यार करता है और उनकी केयर करता है। नेक्स्ट, now what might be the significance of grandpa's habit of giving gifts to everyone on his birthday rather than receiving them? ग्रैंडपा की जो हैबिट है कि वो अपने बर्थडे पर सबको गिफ्ट्स देते हैं, ना कि गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं। ये हैबिट, इस हैबिट का क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है, या फिर ये हैबिट हमें ग्रैंडपा की पर्सनालिटी के बारे में क्या बताती है। सो ग्रैंडपाज हैबिट शोज दैट, ग्रैंडपा की हैबिट हमें दिखाती है ही इज जेनरस, कि वो बहुत जेनरस, दयालु, काइंड है। लविंग, सबसे प्यार करते हैं, और थॉटफुल है, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ही एंजॉयज मेकिंग अदर्स हैप्पी रादर दैन एक्सपेक्टिंग गिफ्ट्स फॉर हिमसेल्फ। दूसरे उनको गिफ्ट्स दे, इसकी उम्मीद करने की बजाय वो दूसरों को खुश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट ही कंसिडर्स हिज फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ये भी बताता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। Next. Now, why do you think Grandpa gave Ravi a detective story book as a gift? आपको क्या लगता है ग्रैंडपा ने रवि को एज अ गिफ्ट एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक क्यों दी? एंड व्हाट माइट दिस सजेस्ट अबाउट ग्रैंडपाज अवेयरनेस ऑफ रवीज एक्शन अर्लियर इन द डे? रवि का उस दिन जो एक्शन था कि वो चुपचाप फॉलो कर रहा था ग्रैंडपा को, क्या आपको लगता है कि ग्रैंडपा इसके बारे में अवेयर थे, वो जानते थे? तो आंसर आप लिखेंगे ग्रैंडपा गेव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक। ग्रैंडपा ने रवि को एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक दी बिकॉज ही प्रोबेबली न्यू दैट रवि हैड बीन सीक्रेटली फॉलोइंग हिम लाइक अ डिटेक्टिव, क्योंकि शायद वो जानते थे कि रवि उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है एक डिटेक्टिव के जैसे। क्योंकि वो डिटेक्टिव के जैसे उन्हें फॉलो कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक दी, कैसे अच्छा डिटेक्टिव बना जाए। द बुक वॉज अ प्लेफुल वे, वो बुक एक मजाकिया तरीका था, ऑफ टीजिंग रवि, रवि को मजाक में छेड़ने का। ग्रैंडपास कमेंट अबाउट ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, ग्रैंडपा ने उसके बाद कमेंट भी किया कि कैसे एक सस्पेक्ट, एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया जाता है। ऑल्सो सजेस्ट्स, ये भी हमें सजेस्ट करता है ये कमेंट, दैट ही वॉज अवेयर, कि वो जानते थे रवि के एक्शन के बारे में, जो रवि ने उस दिन एक्शन किया था ग्रैंडपा को फॉलो करने का, वो इस बारे में अवेयर थे। He knew that Ravi had followed him. उन्हें पता था कि रवि ने उन्हें फॉलो किया है, but chose to respond with humor. लेकिन उन्होंने एक मजाकिया तरीके से, अफेक्शन, प्यार भरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, rather than scolding him. उसे डांटने की बजाय उन्होंने रिएक्शन में उसको डांटा नहीं कि तुमने मुझे फॉलो क्यों किया, एक ह्यूमरस वे में, अफेक्शनेट वे में उसको रिस्पॉन्ड किया। ओके, उसे एक डिटेक्टिव, अच्छा डिटेक्टिव कैसे बना जाए, उसके लिए एक स्टोरी बुक देकर। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। चैप्टर से कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको गिवन है, उनको रीड करिए और फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। सो ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। शहरी जीवन की जो भाग दौड़ है या शोर है, ग्रैंडपा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड व्हेन दे वर on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. और जब वो अकेले होते थे
तो वो लॉन्गिंगली मतलब बहुत इच्छा के साथ, जब आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं, उसके साथ उनके गांव में जो उनका छोटा सा ब्रिक हाउस, ईंटों का घर था, उसके बारे में बोला करते थे, बात किया करते थे। सच अ वंडरफुल प्लेस, और कहते थे कि वो कितनी शानदार जगह है। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, बड़ा सा मैंगो ट्री है गार्डन में। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हेयर द लीफ फॉल, वहाँ पर इतनी शांति है कि जब एट डस्क, रात होने से जस्ट पहले का जो समय होता है, शाम के समय अगर कोई पत्ती भी गिरे आप उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग, लेकिन फिर ग्रैंडपा एक दिन फिसल जाते हैं और गार्डन में गिर जाते हैं एक लेट इन द इवनिंग, शाम को। वाइल ही वॉज पॉटरिंग अराउंड, पॉटरिंग यानी कि धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम जब वो कर रहे थे गार्डन में। एंड लेन आउटसाइड, लेन मतलब लेटे रहे, बाहर ही रहे वो ऑल नाइट, पूरी रात। बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, क्योंकि घर पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट इज चूज द इमोशन डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने किस इमोशन को यहाँ पर डिस्प्ले किया है? रिग्रेटफुल, रिग्रेट होना मतलब पछतावा होना, तो पछतावा उन्हें कोई नहीं है। अपोलोजेटिक, माफ़ी मांगना, अपोलोजेटिक फील करना। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब किसी पुरानी चीज़ को याद करना, पुरानी यादों को के बारे में सोचकर हैप्पी फील करना या सैड हो जाना, भावुक होना। या फिर विस्टफुल, सैड हो जाना या चिंता करना, उदास हो जाना। तो यहाँ पर पैसेज में ग्रैंडपा लॉन्गिंगली उनके छोटे से ब्रिक हाउस को, गार्डन को, मैंगो ट्री को याद कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने नॉस्टैल्जिक इमोशन को शो किया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ रीजन, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कारण के साथ। ग्रैंडपा हेटेड द बिजी एंड नॉइजी सिटी लाइफ, ग्रैंडपा को जो सिटी लाइफ है बहुत बिजी है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, नॉइजी है, वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। ग्रैंडपा को वो लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज क्योंकि उन्हें क्वाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता था, जैसे कि उनके घर का था पहले, जो उनका ब्रिक वाला हाउस है वहाँ का। सो आप लिखेंगे बिकॉज ही लाइक्ड, क्योंकि उन्हें पसंद था, क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, टी। Okay. Now, why did Grandpa come to the city despite his dislike for city life? हालांकि जो ग्रैंडपा है उनको सिटी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी ग्रैंडपा शहर में, सिटी में क्यों आए? क्योंकि एक तो एक एक्सीडेंट हुआ था कि वो गार्डन में स्लिप हो गए थे, पूरी रात उनको बाहर रहना पड़ा था, और वो बहुत बूढ़े हो गए थे, अपने आप से अब रह नहीं सकते थे, उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प इन द सेंस कि एक फैमिली उनको चाहिए थी उनकी सेफ्टी के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे दैट ग्रैंडपा केम, CAME, केम टू सिटी डिस्पाइट हिज डिसलाइक फॉर द सिटी लाइफ बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड, क्योंकि वो अब बहुत बूढ़े हो गए थे, टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन, कि वो अपने आप से रह सके। ओके, शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क में ही आएंगे। नाउ चूज एन एक्सप्रेशन सिमिलर इन द मीनिंग टू यू कैन इवन हेयर द लीफ फॉल। ये जो एक्सप्रेशन है कि तुम पत्ती का गिरना भी सुन सकते हो, आप समझ सकते हैं, लीफ जब गिरती है तो इतनी साउंड नहीं होती, मतलब कि इतनी शांति थी वहाँ पर कि पत्ती की गिरने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब यही है? एंड ऑफ वंस लाइफ, किसी की लाइफ खत्म हो जाना, पत्ती गिर गई उसकी लाइफ खत्म हो गई, क्या ये इसका मतलब है? अराइवल ऑफ ऑटम, क्योंकि पत्तियां गिर रही हैं तो ऑटम आ गया है। साइन ऑफ गुड लक, पत्तियों का गिरना गुड लक के लिए यूज़ किया गया है। या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस के लिए, क्लास में भी टीचर यूज़ करती होंगी कि पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब कि इतनी साइलेंस, इतनी शांति कि अगर पिन को भी आप ड्रॉप करें, पिन भी गिरे तो उसकी भी साउंड आए, तो ये सिमिलर एक्सप्रेशन है इसके लिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। नाउ राइट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रैंडफादर लिविंग इन द हाउस इन टाउन। ग्रैंडपा जो टाउन में अपने घर में रह रहे थे, वहाँ रहने का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको बताना है।
तो एडवांटेज तो ये है कि टाउन में बहुत काम और पीसफुल एनवायरनमेंट था। टाउन की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर ग्रैंडपा का ब्रिक वाला घर था। अभी वो जहाँ पर अपनी डॉटर विद्या के पास रह रहे थे वो सिटी, शहर था। सो एडवांटेज होगा काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, शांत एनवायरनमेंट था वहाँ का, एंड पीसफुल एनवायरनमेंट जो कि उनको पसंद भी था। वहाँ पर फ्रीडम भी थी उन्हें। ओके और डिसएडवांटेज ये होगा कि अकेले रहना उनके लिए बहुत अनसेफ हो गया था, क्योंकि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ बुरा होता है तो कोई भी उनके पास हेल्प के लिए नहीं होगा। डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं लैक मतलब कमी, लैक ऑफ इमीडिएट हेल्प, उनको इमीडिएट हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे कि वो गिर गए थे उस टाइम पर तो पूरी रात वो बाहर ही रहे, इमरजेंसीज। ओके नाउ सेकेंड एक्सट्रैक्ट है आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग। ये तब है जब ग्रैंडपा की जो डॉटर है यानी कि रवि की मदर वापस आती है और वो पूछती है कि कैसा रहा दिन। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरी मॉर्निंग तो बहुत शांत थी, मेरी सुबह तो शांत रही, बट आई डोंट नो अबाउट रवि, लेकिन रवि के बारे में मुझे नहीं पता। ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू। जैसा कि तुमने उसे कहा था मुझे लुक आफ्टर करने के लिए, देखभाल करने के लिए कि घर पर रुकना, उसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब ये करने की बजाय, ही जस्ट डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। आंसर्ड ग्रैंडपा कूलली, ग्रैंडपा ने बहुत कूल तरीके से, शांत भाव से आंसर किया। वाइल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड, जबकि रवि बहुत कंफ्यूज दिख रहा था, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा दिख रहा था। नाउ ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था। अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल, एक गिफ्ट रैप्ड पार्सल था उनके पास। बट पापा रवि's बर्थडे was 3 months ago, have you forgotten, exclaimed रवि's मदर impatiently। रवि की मदर इम्पेशेंट होकर, जब आप में धैर्य ना हो, मतलब कुछ जानने की बहुत जल्दी हो, उसमें पूछती है, एक्सक्लेम करती हैं कि लेकिन पापा क्या भूल गए हैं कि रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था। नाउ क्वेश्चंस, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द टोन ऑफ ग्रैंडफादर्स रिस्पॉन्स। ग्रैंडफादर ने जो रिस्पॉन्स किया उनकी टोन क्या थी? अपोलोजेटिक, माफी मांगने वाली, हर्टफुल, चोट पहुंचाने वाली, हर्ट करने वाली, काम, शांत, या फिर पजल्ड, पजल्ड जो खुद उलझन में थे। तो इसमें हमने देखा ग्रैंडपा की टोन बहुत ही ज़्यादा शांत थी, उन्होंने कूलली आंसर किया, बिना गुस्सा हुए रवि पर या फिर बिना अपसेट हुए। सो उनकी टोन थी काम। नाउ व्हाई वाज रवि कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड? रवि कंफ्यूज क्यों था? क्योंकि ग्रैंडपा ने ये नहीं कहा कि वो मेरे पास ही था घर पर या उसने मुझे लुक आफ्टर किया, बल्कि ये बोल दिया कि वो डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया था। और एम्बैरेस्ड इसलिए था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि ग्रैंडपा को पता है उसने जो किया है, उनको सीक्रेटली फॉलो किया है उसके बारे में। इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा तो आप लिखेंगे। सो रवि वॉज कन्फ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड, रवि कन्फ्यूज्ड था और एम्बैरेस्ड था बिकॉज ग्रैंडपा सेड दैट रवि हैज़ डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम। क्योंकि ग्रैंडपा ने बोल दिया कि वो तो गायब हो गया था घर पर रहने की बजाय, तो इसलिए वो एम्बैरेस्ड था क्योंकि उसकी मदर ने उसे ग्रैंडपा के पास घर पर रहने को बोला था। एंड ही रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हुआ दैट ग्रैंडपा वॉज अवेयर, ग्रैंडपा जानते थे दैट ही वॉज सीक्रेटली फॉलोइंग हिम, कि वो उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। सो रवि's मदर वॉज इम्पेशेंट बिकॉज, सही रीजन से ब्लैंक फिल करना है। रवि की मदर इम्पेशेंट थी क्योंकि उनको लगा कि शायद ग्रैंडपा फिर से भूल गए हैं कि रवि का बर्थडे कब था। सो वो ये जानने के लिए इम्पेशेंट थी कि ग्रैंडपा उनको अभी गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, जबकि रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था। सो आप लिखेंगे बिकॉज शी थॉट, क्योंकि उनको लगा, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, शी थॉट ग्रैंडपा हैड फॉरगॉटन, कि ग्रैंडपा भूल गए हैं रवि का बर्थडे, जैसा कि उनको लगता था कि ग्रैंडपा चीज़ें भूल जाते हैं। रवि's बर्थडे विच वॉज
3 months ago, जो कि 3 महीने पहले था, was 3 months ago. Okay, next. Now state whether the following sentence is true or false. ये बताना है sentence true है या false है. Grandpa forgot that Ravi's birthday was 3 months ago. Grandpa क्या सच में भूल गए थे कि रवि का बर्थडे 3 महीने पहले है? False statement है. वो उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट नहीं दे रहे थे, बल्कि इसीलिए गिफ्ट दे रहे थे क्योंकि ग्रैंडपा की हैबिट थी, उनका ये ट्रेडिशन था कि वो अपने बर्थडे पर सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Why did grandpa say he didn't know what kind of morning Ravi might have had? ग्रैंडपा ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें नहीं पता, उनकी मॉर्निंग तो अच्छी रही लेकिन उन्हें नहीं पता कि रवि की मॉर्निंग कैसी रही. ये एक तरह से उन्होंने वो मजाक कर रहे थे उसके साथ, टीज कर रहे थे उसको, हालांकि उन्हें पता था कि रवि की मॉर्निंग कैसी रही, किस तरह से रवि ने उन्हें फॉलो किया, सीक्रेटली उनका पीछा किया, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वो कुछ नहीं जानते और रवि के मुंह से सुनना चाहते हैं. सो ग्रैंडपा सेड दिस, ग्रैंडपा ने ये कहा, इसका आंसर भी थोड़ा सा लेंदी होगा. ग्रैंडपा सेड दिस, ग्रैंडपा ने ये कहा इन अ प्लेफुल वे, एक मजाकिया तरीके से, क्योंकि वो जानते थे कि रवि उन्हें फॉलो कर रहा है. ही न्यू दैट रवि had been following him लेकिन उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, दिखाया कि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक हिंट भी दे दिया रवि को बिना उसका सच मदर को बताए. ऑब्वियसली अगर वो उसका सच बताते तो ग्रैंडपा का सच भी पता लगता, जो भी उन्होंने बाहर किया है या कहाँ तक वो घूमने गए हैं, जो चीज़ें उन्होंने खाई है. बाय प्रिटेंडिंग नॉट टू नो, ये प्रिटेंड करके, ये दिखाकर कि वो जानते नहीं हैं, ही जेंटली हिट, उन्होंने एक हिंट दिया एट रवीज एक्शन, रवि का जो एक्शन था कि तुम कहाँ पर थे मुझे थोड़ा सा पता है, विदाउट रिवीलिंग द होल ट्रूथ, बिना, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं कि ही न्यू दैट रवि हैड बीन फॉलोइंग हिम, उन्हें पता था कि रवि उन्हें फॉलो कर रहा है, बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू नो, लेकिन उन्होंने प्रिटेंड किया, दिखाया कि वो नहीं जानते, है ना, उन्होंने कहा कि पता नहीं रवि की मॉर्निंग कैसी रही, तो वो सिर्फ ये प्रिटेंड कर रहे थे, बट प्रिटेंडेड नॉट टू नो, हालांकि वो जानते थे कि रवि की मॉर्निंग कैसी रही या रवि ने मॉर्निंग से क्या किया. ओके, नेक्स्ट. अब है क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First is, grandpa is portrayed as a person with failing memory in the beginning of the story. कहानी की जब शुरुआत हुई तो ग्रैंडपा को ऐसे दिखाया गया कि ग्रैंडपा वो पर्सन है जो चीज़ें भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी बहुत, यादाश्त बहुत अच्छी नहीं है. नाउ गिव 2 एविडेंस टू डिसप्रूव दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करते हुए, एक होता है प्रूव करना, एक होता है डिसप्रूव, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये साबित करते हुए 2 एविडेंसेस दीजिए, 2 सबूत आपको देने हैं स्टोरी से. सो ग्रैंडपा डज नॉट रियली हैव अ फेलिंग मेमोरी. ग्रैंडपा की सच में फेलिंग मेमोरी, यादाश्त कमज़ोर नहीं थी. एविडेंस टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसे डिसप्रूव करने की एविडेंस, 2 सबूत हमारे पास है. फर्स्ट इज, ही कैन रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ मैनी चेस गेम्स. उन्हें बहुत सारे चेस गेम्स की डिटेल्स याद थी. एंड इवन द नेम्स ऑफ फेमस चेस प्लेयर्स, इवन फेमस चेस प्लेयर्स के नाम भी उनको याद थे. सेकेंड एविडेंस इज, ही रिमेंबर्स हिज बर्थडे ट्रेडिशन ऑफ गिविंग गिफ्ट्स टू एवरी चाइल्ड इन द फैमिली. उनके बर्थडे का जो ट्रेडिशन था कि वो उनकी फैमिली में सभी बच्चों को गिफ्ट्स देते थे, वो ट्रेडिशन भी उन्हें याद था. तो जो उन्हें पोर्ट्रे किया गया था एज अ पर्सन जिनकी फेलिंग मेमोरी है, कमज़ोर यादाश्त है, वो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट. नाउ गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. चैप्टर के जो 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके कैरेक्टर्स की, इनके चरित्र की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं. फर्स्ट इज ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर सबसे पहले तो जेनरस थे, दयालु थे. ही गिव्स गिफ्ट्स टू एवरीवन. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख के छोड़ देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ये आपने लिखा.
एक तो अपने बर्थडे पर वो सभी को गिफ्ट्स देते थे एंड इवन गिव्स हिज कैप टू अ स्ट्रेंजर। उन्होंने हालांकि अपनी कैप भी दे दी थी एक स्ट्रेंजर को, एक अनजान आदमी को। सेकेंड, वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते थे, आज़ादी उनको पसंद थी। ही वॉन्ट्स टू गो आउट ऑन हिज ओन, उनको खुद से बाहर जाना अच्छा लगता था। एंड डज नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ हेल्पलेस पर्सन, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको एज लाइक अ हेल्पलेस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको जो हेल्पलेस है, असहाय व्यक्ति की तरह उनको ट्रीट करे, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। सो वो जेनरस थे एंड इंडिपेंडेंट थे। अब बात करते हैं रवि की। रवि केयरिंग था, ही इज जेन्युइनली वरीड अबाउट ग्रैंडपास सेफ्टी, वो सच में ग्रैंडपा की सेफ्टी के बारे में चिंतित था। एंड फॉलोज हिम टू मेक श्योर ही इज सेफ, और कहीं ना कहीं उसने उन्हें फॉलो करना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो मेक श्योर यानी कि ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सेकेंड इज क्यूरियस, वो क्यूरियस था, जानना चाहता था चीज़ों के बारे में। ही वॉन्ट्स टू नो वेयर ग्रैंडपा इज गोइंग, वो जानना चाहता था कि ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं। एंड बिहेव्स लाइक अ डिटेक्टिव, इसलिए उसने डिटेक्टिव की तरह भी बिहेव किया। अब बात करते हैं रवि की मदर की। सबसे पहले तो वो केयरिंग थी, शी इज़ कंसर्न अबाउट हर फादर सेफ्टी एंड वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिम, वो अपने फादर की सेफ्टी के प्रति कंसर्न थी, चिंतित थी और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो ओवर प्रोटेक्टिव थी। शी डज नॉट अलाउ ग्रैंडपा टू गो आउट अलोन, वो उन्हें अकेले बाहर भी नहीं जाने देती थी। एंड ट्रीट्स हिम एज इफ ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, और ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट, वाई वॉज रवि वरिड अबाउट वॉट ग्रैंडफादर हैड एट द टी स्टॉल, ग्रैंडफादर ने टी स्टॉल पर जो किया उसको देखकर रवि वरिड यानी कि चिंतित क्यों था। तो रवि वॉज वरिड बिकॉज ग्रैंडपा हैड टी विद शुगर, रवि इसलिए चिंतित था क्योंकि वहाँ पर ग्रैंडपा ने जो चाय पी वो चीनी वाली चाय थी। 2 बनानास, 2 केले उन्होंने खाए एंड एन आइसक्रीम एट द टी स्टॉल, और एक आइसक्रीम खाई वहाँ पर। दीज थिंग्स वर फॉरबिडन एट होम, फॉरबिडन मतलब जिसे जो मना हो, ये चीज़ें उन्हें घर पर मना थी, मनाही थी इन्हें खाने की। बिकॉज दे वर कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर ग्रैंडपा, क्योंकि इन्हें ग्रैंडपा के लिए अनसूटेबल समझा जाता था, ये चीज़ें उनके लिए सही नहीं थी। नाउ रवि वॉज अफ्रेड, रवि डर रहा था, दैट इज मदर वुड बी एंग्री इफ शी फाउंड आउट, कि उनकी मदर को अगर पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर, क्या आपको लगता है कि रवि के लिए आसान था ग्रैंडफादर को फॉलो करना? अगर आपका आंसर येस है तो आप रीज़न देंगे, नो है तो भी रीज़न देंगे। तो बिल्कुल नहीं, नो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर, ही हैड टू रन आफ्टर हिम, उसे उनके पीछे दौड़ना भी पड़ा। जब वो बस में जा रहे थे हमने देखा, हाइड बिहाइंड बुशेस एंड ट्रीज, कभी वो बुशेस के झाड़ियों के पीछे छुपा, कभी पेड़ों के पीछे। एंड अवॉइड बीइंग नोटिस्ड बाय वेंडर्स एंड अदर पीपल, फिर उसने वेंडर से भी डांट भी खाई, उनसे छुपा भी, दूसरे लोगों से भी। ही इवन हैड टू चेज अ बस, उसे एक बस का पीछा भी करना पड़ा। फाइनली ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड बीन फॉलोइंग द रॉन्ग पर्सन, और फाइनली उसे पता लगा कि वो तो एक गलत आदमी को फॉलो कर रहा है, रॉन्ग पर्सन का पीछा कर रहा है। तो इन सब से पता लगता है कि बिल्कुल भी आसान नहीं था ग्रैंडपा को फॉलो करना। नेक्स्ट, रवि इज अ गुड डिटेक्टिव, रवि एक अच्छा डिटेक्टिव है। आपको आर्ग्यूमेंट देना है इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट के फेवर में और अगेंस्ट में दोनों के लिए ही आर्ग्यूमेंट्स देंगे। रवि अच्छा डिटेक्टिव क्यों है या फिर क्यों नहीं है? तो फेवर में हम कह सकते हैं रवि वॉज ऑब्जर्वेंट, रवि ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ध्यान से देखता है। एंड डिटर्मिंड, दृढ़ निश्चयी है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स आई, उस बच्चे की मदर ने डांट दिया या वेंडर्स ने उनको कुछ बोल दिया तो उसने पीछा करना छोड़ दिया, ऐसा उसने नहीं किया, वो डिटर्मिंड है काम के प्रति। ही फॉलोड ग्रैंडपा केयरफुली, उसने बहुत ध्यान से ग्रैंडपा को फॉलो किया। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर ही वॉज गोइंग, और ये पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो यानी कि वो एक अच्छा डिटेक्टिव है। लेकिन रवि मेड एन इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, रवि ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, गलती भी की। ही फॉलोड अ स्ट्रेंजर इंस्टेड ऑफ ग्रैंडपा, ग्रैंडपा की बजाय वो एक स्ट्रेंजर को फॉलो करने लगा। बिकॉज द मैन वॉज वियरिंग ग्रैंडपाज येलो कैप, क्योंकि उसने ग्रैंडपा की येलो कैप और सिमिलर क्लोथ्स, उनके जैसे ही कपड़े पहने थे। देयरफॉर ही वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल डिटेक्टिव, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल डिटेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये अगेंस्ट में, ये फेवर में। तो कंक्लूजन में हम फाइनली ये कह सकते हैं
रवि हैज द क्यूरियोसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिटेक्टिव। एक डिटेक्टिव में जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चयी हो, वो तो रवि में है, बट ही स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव हिज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की स्किल्स को अभी उसे और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े और हाथ देखी तो उसने ग्रैंडपा समझ लिया, उसे और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए था। ओके, नाउ वॉज ग्रैंडफादर अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम? क्या ग्रैंडफादर अवेयर थे, जानते थे कि रवि उन्हें फॉलो कर रहा है? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता कि वो जानते थे? सो यस, ग्रैंडफादर वॉज प्रोबेबली अवेयर, शायद ग्रैंडपा जानते थे दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम। एट द एंड, क्योंकि एंड में ही गेव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक, उन्होंने रवि को एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक दी। एंड टॉक्ड अबाउट गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जब आप एक सस्पेक्ट को ट्रेल कर रहे हैं, एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, तो कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए, ये सब बुक में है। ये उन्होंने रवि से कहा था। ही ऑल्सो गेव रवि टिप्स अबाउट बिकमिंग अ डिटेक्टिव, उन्होंने रवि को कुछ टिप्स भी दिए डिटेक्टिव बनने के बारे में। दिस कॉमेंट्स सजेस्ट, ये सभी कॉमेंट्स बताते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट ग्रैंडपा न्यू अबाउट रविज एक्शंस, कि ग्रैंडपा जानते थे रवि के एक्शंस के बारे में। एंड वॉज टीजिंग हिम अफेक्शनेटली, और वो प्यार से उसे टीज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे उसके साथ। ओके, मजाक में उसको छेड़ रहे थे। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन हु नीड्स विटामिन एम एंड वाई? आपके ओपिनियन में विटामिन या विटामिन एम की ज़रूरत किसको है और क्यों? सो इन माई ओपिनियन एवरीवन में नीड विटामिन एम समटाइम्स। कभी कभी हम सबको ही विटामिन एम की ज़रूरत होती है। हर किसी की मेमोरी हर टाइम पर परफेक्ट रहे ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज एवरीवन कैन फॉरगेट थिंग्स, हर कोई चीज़ें भूल सकता है। हाउएवर, लेकिन अगर हम स्टोरी में बात करें, देन रविज मदर सीम्स टू नीड इट मोर, रवि की मदर को ये शायद विटामिन एम की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज शी फॉरगेट हर फादर्स बर्थडे, वो अपने पिताजी का बर्थडे भूल गई। इवन दो शी हैड मार्क्ड इट ऑन द कैलेंडर, हालांकि उन्होंने कैलेंडर में उस डेट को मार्क भी किया हुआ था। ग्रैंडपा whom she thought had a poor memory, ग्रैंडपा जो कि उनको लगता था कि उनकी पुअर मेमोरी है, एक्चुअली रिमेंबर्ड मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, उन्हें एक्चुअली में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें याद थी। ओके, नेक्स्ट, सम पीपल बिलीव सोसाइटी शो बायस बेस्ड ऑन एज, कुछ लोगों का ये मानना है कि एज के बेस पर लोग भेदभाव करते हैं, बीइंग यंग और बीइंग ओल्ड। गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व सच डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस बताइए जब आपने इस तरह का भेदभाव नोटिस किया हो। एंड व्हाट ओपिनियंस वर डिसरिगार्डेड बिकॉज ऑफ एज, किन ओपिनियंस को आप डिसरिगार्ड करना चाहेंगे, कि किसी की उम्र ज़्यादा हो गई तो कुछ व्यक्ति हम मान लेते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ आपको डिसरिगार्ड भी करने हैं। तो आप कहेंगे यस, एज डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन, एज डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हमें देखने को मिलता है उम्र के बेसिस पर। व्हेन पीपल इग्नोर एन एल्डरली पर्सनस ओपिनियन सिंपली बिकॉज दे थिंक दैट ओल्ड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड मॉडर्न थिंग्स, आपने अपने आसपास देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग जब कुछ ओपिनियन देते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं मानते और ये सोच लेते हैं कि ये शायद मॉडर्न चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एन एल्डरली पर्सन मे गिव यूजफुल एडवाइस अबाउट अ फैमिली डिसीजन, एक एल्डरली पर्सन फैमिली डिसीजन के बारे में कोई यूजफुल एडवाइस दे सकता है, बट यंगर फैमिली मेम्बर्स में इग्नोर इट, लेकिन जो यंगर फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक द पर्सन इज टू ओल्ड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उनको लगता है कि ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब सिचुएशन को नहीं समझ सकते। दिस इज अनफेयर, लेकिन ये गलत है, बिकॉज एज डज नॉट ऑलवेज डिसाइड अ पर्सनस नॉलेज, विजडम और एबिलिटी। एज एक पर्सन की नॉलेज, विजडम और एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताती है। बूढ़े लोग भी बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, उनके पास भी बहुत ज्ञान हो सकता है, वो भी बहुत एबल हो सकते हैं। सिमिलर ज़रूरी नहीं है कि वही हमेशा उन्हीं की बात सच हो, छोटे बच्चे में भी बहुत नॉलेज हो सकती है, उसके डिसीजंस भी या जो बात वो कह रहा है वो सही हो सकती है। तो एज के बेसिस पर वो मॉडर्न थॉट उनके पास नहीं होगा या समझने की एबिलिटी नहीं होगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ओके, चलिए अब आ जाते हैं वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। नाउ क्लासिफाई द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज
नेक्स्ट पेज पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उन्हें क्लासिफाई करना है इनटू द मूवमेंट वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड साउंड वर्ड्स इन कॉलम 2। इनमें से कौन से मूवमेंट वर्ड्स हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड है, कैसे आप मूव करते हैं, कौन से साउंड वर्ड्स हैं जो साउंड से रिलेटेड है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर दिया भी है। जैसे पहला वर्ड है, हम मीनिंग भी देख लेते हैं सभी के। फर्स्ट इज पॉटरिंग। पॉटरिंग मतलब होता है धीरे धीरे छोटे मोटे काम करना, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, धीरे धीरे चलकर काम करना। नेक्स्ट इज बूम्ड। बूम्ड मतलब बहुत लाउड, तेज और भारी आवाज़ निकालना, भारी आवाज़ में बोलना, तो बूम्ड साउंड से रिलेटेड वर्ड हो गया। नेक्स्ट इज ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग मतलब घुमाना। नेक्स्ट इज क्राउच। क्राउच मतलब झुककर बैठना, तो ये भी मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, क्राउच। नाउ बसल। बसल मतलब बहुत चहल पहल, जो बहुत ही लोग बिजी एक्टिविटी में या फिर लगातार मूवमेंट कर रहे हो, तो ये भी मूवमेंट से रिलेटेड ही वर्ड है, बसल। नाउ क्रॉल। क्रॉल करना, रेंग कर चलना, ये भी मूवमेंट से रिलेटेड है, क्रॉल। नेक्स्ट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब बिना आवाज के बहुत धीरे धीरे चलना, ये भी मूवमेंट से रिलेटेड ही वर्ड है, क्रीपिंग। नाउ थर्डेड। थर्डेड यानी कि बहुत भारी आवाज करना, जैसे धड़ाम से कोई चीज नीचे गिरती है उसे हम बोलते हैं थर्डेड, थर्ड साउंड। ये हो गया साउंड रिलेटेड वर्ड। नेक्स्ट इज डक्ड। डक करना मतलब एकदम जल्दी से नीचे झुकना, डक्ड। नाउ श्रीक्स। श्रीक्स मतलब चीखें, चिल्लाना, ये हो गया साउंड रिलेटेड वर्ड, श्रीक्स। नेक्स्ट इज जिगजैगिंग। जिगजैगिंग यानी कि इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलना, एक बार आप इधर चले फिर इधर आ गए, इसे बोलते हैं जिगजैग। सो जिगजैगिंग ये भी मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है, जिगजैगिंग। नेक्स्ट इज वर। वर मतलब घर, घर की जो कंटिन्यूअस साउंड होती है किसी मशीन में, उसको वर्लिंग या वर बोलते हैं, तो ये हो गया साउंड से रिलेटेड वर्ड, वर। नेक्स्ट इज एविक्टेड। एविक्ट करना, किसी को बाहर निकाल देना, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड हो गया, एविक्टेड। नेक्स्ट इज ब्रिस्कली। ब्रिस्कली मतलब बहुत तेजी से कोई काम करना, तेजी से, क्विकली और एनर्जेटिकली, ये भी मूवमेंट से रिलेटेड ही होगा, ब्रिस्कली। ये खत्म हो गई वैसे तो कॉलम्स इसमें, बट ज़्यादातर वर्ड्स हम देख रहे हैं मूवमेंट से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब बहुत तेज चलना, रनिंग, दौड़ना बल्कि, वेरी फास्ट, तो यहाँ लिख देते हैं साइड में स्प्रिंटिंग। कॉलम 1 को ही आगे आप एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रंटेड। ग्रंटेड मतलब बहुत जो लो साउंड होती है, छोटी साउंड्स और बहुत लो, जिसे गुर्राना टाइप आप बोल सकते हैं, तो ग्रंट आएगा यहाँ पर, ये साउंड से रिलेटेड वर्ड है, ग्रंटेड। नेक्स्ट इज जंपिंग। जंपिंग कूदना, मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है, जंपिंग। नेक्स्ट इज डार्टेड, मतलब अचानक से तेजी से भागना या चलना, तो ये भी मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, डार्टेड। नेक्स्ट इज ट्रेलिंग, मतलब किसी का पीछा करना, मूवमेंट से रिलेटेड ही वर्ड है ये भी, ट्रेलिंग। स्नोरिंग, खर्राटे लेना, ये है साउंड से रिलेटेड वर्ड। सो साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं बूम्ड, थर्डेड, श्रीक्स, वर, ग्रंटेड, स्नोरिंग। मूवमेंट से रिलेटेड है पॉटरिंग, वर्लिंग, क्राउच, बसल, क्रॉल, क्रीपिंग, डक्ड, जिगजैगिंग, एविक्टेड, ब्रिस्कली, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, डार्टेड एंड ट्रेलिंग। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द कॉलम 1 और कॉलम 2। अब ये जो वर्ड्स हैं कॉलम 1 में हो या फिर 2 में हो, इनसे आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो डिटेक्टिव शंकर blank the mysterious suspect through the dimly lit side lanes। डिटेक्टिव शंकर एक मिस्टीरियस सस्पेक्ट को, संदिग्ध व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो उसको ट्रेल कर रहा है। ट्रेलिंग मतलब पीछा करना, ट्रेलिंग। ये फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा, यहाँ पर मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है, ही इज ट्रेलिंग अ मिस्टीरियस सस्पेक्ट। और पीछा किन गलियों के बीच से कर रहा है, वो साइड लेन्स जो बहुत डिमली लिट, डिमली मतलब बहुत डिम लाइट हो जहां पर। अवे फ्रॉम द ब्लैंक ऑफ द सिटी, सिटी के बसल से, सिटी के शोर
शराबे से या जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उससे दूर, अवे फ्रॉम द बसल ऑफ द सिटी। क्विकन्ड हिज पेस ब्लैंक, वो अपने पेस को क्या करते हैं, वो जल्दी से अपने पेस को ही ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब क्विकली, बहुत जल्दी से अपने पेस को फास्ट कर लेता है। क्विकन हिज पेस ब्रिस्कली। नाउ द सस्पेक्ट्स हैवी फुटस्टेप्स, जो सस्पेक्ट है संदिग्ध व्यक्ति, उसके हैवी फुटस्टेप्स ब्लैंक अक्रॉस द स्ट्रीट्स, वो अक्रॉस द स्ट्रीट्स क्या कर रहे हैं, दे आर, इसमें साउंड से रिलेटेड वर्ड होगा, दे आर थर्डेड अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अक्रॉस उनको थर्ड की जो भारी आवाज होती है, धम धम की आवाज सुनाई दे रही है उसके चलने की, दे आर थर्डेड अक्रॉस द स्ट्रीट। अनअवेयर ऑफ द परसूट, कोई उसका पीछा कर रहा है, उससे वो अनअवेयर है, उसे पता ही नहीं है, अनजान है इस बात से। शंकर ब्लैंक हिज मैग्नीफाइंग ग्लास हैड टू ब्लैंक बिहाइंड द मार्केट स्टॉल्स। शंकर ब्लैंक हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, शंकर अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को ट्वर्ल करता है, ट्वर्ल मतलब ऐसे सराउंडिंग में आसपास उसको घुमाता है कुछ देखने के लिए। शंकर जो कि ट्वर्ल कर रहा है, ट्वर्लिंग हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, हैड टू, उसे क्या करना होगा, बिहाइंड द मार्केट स्टॉल, मार्केट स्टॉल के पीछे उसे नीचे झुकना होगा, ही हैड टू क्राउच, जिससे कि जो सस्पेक्ट है वो उसको देख ना सके। ही हैड टू क्राउच बिहाइंड द मार्केट स्टॉल, ब्लैंक थ्रू द लेन्स टू अवॉइड बीइंग सीन, और थ्रू द लेन्स फिर वो क्या करेगा जिससे कि वो अवॉइड कर सके कि सस्पेक्ट को वो दिखाई ना दे। ही शुड बी क्रीपिंग थ्रू द लेन्स, क्रीप करना मतलब धीरे धीरे चुपके से बिना आवाज किए चलना, तो अब उसको लेंस के थ्रू चुपचाप बिना आवाज किए चलना होगा ताकि वो दिखाई ना दे। शंकर ब्लैंक व्हेन ही हिट हिमसेल्फ अगेंस्ट अ पोल, शंकर जब पोल से टकराया, देन ही, चिल्लाएगा तो नहीं वो, ही ग्रंटेड, उसने ग्रंट किया मतलब जैसे करहाने की आवाज होती है ना लो साउंड में, क्योंकि ऑब्वियसली जोर से बोलेगा अगर चिल्लाएगा तो सस्पेक्ट को सुन जाएगा। सो शंकर ग्रंटेड, शंकर ग्रंट करता है, धीमे से लो साउंड निकालता है जैसे ही वो एक पोल से टकराता है। दिस अलार्म द सस्पेक्ट, अब इससे सस्पेक्ट चौकन्ना हो जाता है, एंड ही ब्लैंक इनटू द नाइट लीविंग ओनली अ डिस्टेंट ब्लैंक ऑफ द स्लीपिंग सिटी बिहाइंड, और उसके बाद वो क्या करेगा, देन ही स्प्रिंटेड, फिर वो जितनी तेज दौड़ सकता है बहुत तेज दौड़ेगा, लीविंग ओनली अ डिस्टेंट ऑफ, और पीछे सिर्फ क्या बचता है जब वो दौड़ के चला जाता है, तो स्लीपिंग सिटी जो पीछे रह गई है उसकी सिर्फ कैसी साउंड ही आएगी यहाँ पर, कोई उसकी चीखें नहीं, द वर मतलब होता है बहुत जो एक सॉफ्ट और कंटिन्यूअस साउंड आती रहती है, क्योंकि शहरों में लगातार मशीन्स की, व्हीकल्स की साउंड आपको सुनाई देगी, बिल्कुल शांति कभी नहीं होती है। सो वो दौड़ता है बहुत तेजी से इनटू द नाइट, लिविंग ओनली अ डिस्टेंट वर ऑफ स्लीपिंग सिटी बिहाइंड। ओके, चलिए आगे आते हैं, ये इसमें आपका फाइनल आंसर है। नाउ स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, आपके चैप्टर से ये एक सेंटेंस दिया है, इसमें हाईलाइटेड वर्ड को देखिए एंड फिल इन द बॉक्स विद सिनोनिमस वर्ड्स, इसके जो सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, उनसे आपको ब्लैंक को फिल करना है, आप डिक्शनरी को भी रेफर कर सकते हैं। ऑफ ही वेंट ट्वर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली लीविंग रवि इन अ डिलेमा, तो वो वहाँ से चले जाते हैं अच्छे से, अपनी वॉकिंग स्टिक को वो ट्वर्ल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और रवि जो है वो डिलेमा में पड़ जाता है। डिलेमा मतलब एक दुविधा वाली स्थिति, ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको डिसाइड करना मुश्किल हो, दो रास्ते हो कि किसको हम चूज करें, वो वहीं पर रुके जैसा उसकी मदर ने कहा था, या फिर नहीं जैसा उसने प्रॉमिस किया था ग्रैंडपा को, या फिर ग्रैंडपा के पीछे जाए। सो आपको डिलेमा के सिनोनिम्स यहाँ पर लिखने हैं। एक वर्ड है जो क्यू से स्टार्ट होता है, क्यू यू, ये क्वांड्री है। क्वांड्री भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब आपको समझ ही ना आए कि क्या करना चाहिए, क्वांड्री, DARY, क्वांड्री। और दूसरा वर्ड होगा
प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट मतलब भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो। प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट, तो ये वैसे भी आपको पता होनी चाहिए डिलेमा के। अगर सिनोनिम्स आ गए तो एक हो जाएगा क्वांड्री और एक प्रेडिकेमेंट। डिलेमा मतलब होता है जब आपके लिए चूज करना मुश्किल हो, क्वांड्री मतलब एक सिचुएशन जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड है, और प्रेडिकेमेंट मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आप फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड्स जो हैं वो लगभग सिमिलर मीनिंग के ही हैं। नाउ फिल इन द टेबल गिवन बिलो एंड चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, इनके मीनिंग बताने हैं, क्या मतलब है उसका। देन पार्ट ऑफ स्पीच, वो स्पीच का कौन सा पार्ट है, क्या वो नाउन है या वर्ब, कोई एक्शन का नाम है या एडजेक्टिव है जो किसी पर्सन को या चीज़ को डिस्क्राइब करता है, या फिर एडवर्ब है। फिर उसका एक सिनोनिम आप लिखेंगे, सेम मीनिंग वर्ड, और ऑपोजिट यानी कि एक एंटोनिम लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है क्राफ्टिली। क्राफ्टिली मतलब चालाकी से, चतुराई से, एक क्लेवर वे में जब आप कोई काम करते हैं किसी को ट्रिक करने के लिए या सीक्रेटिव वे में, उसे बोलते हैं क्राफ्टिली। तो क्राफ्टिली का मतलब आप लिख सकते हैं क्लेवरली। नाउ ये स्पीच का कौन सा पार्ट है, एडवर्ब। जब हम बताते हैं कि कोई काम आपने कैसे किया तो उसको ऐड करते हैं, ये काम आपने क्लेवरली किया है ना, वर्ब को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। सिनोनिम में आप क्लेवरली या फिर स्लाइली लिख सकते हैं, स्लाई वे में, और एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्टली, ईमानदारी से कोई काम करना, बिना चालाकी के, बिना चतुराई के, बिना किसी को बेवकूफ़ बनाए। नेक्स्ट इज डिलेमा। अब डिलेमा में मीनिंग थोड़ा बड़ा होगा। डिलेमा मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पर आपके लिए चूज करना मुश्किल हो। सो आप लिखेंगे अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर मेकिंग अ चॉइस इज डिफिकल्ट, जहाँ पर चूज करना मुश्किल हो। अ चॉइस नीचे तक आएगा, इज डिफिकल्ट। एनीवेज यहाँ पर ये लाइन यहाँ डाल देते हैं, फ्यूरियस का मीनिंग हम यहाँ लिखेंगे। नाउ पार्ट ऑफ स्पीच, ये स्पीच का कौन सा पार्ट है, मैं डिलेमा में हूँ। डिलेमा मतलब एक नाउन हो गया, एक सिचुएशन का नाम है। सो ये हो जाएगा नाउन। अब सिनोनिम्स में क्वांड्री आप लिख सकते हैं या फिर प्रीडिकमेंट, जैसा पहले आपको दिया था। सो हम लिख देते हैं, सिनोनिम हो जाएगा, एक ही लिखना है, क्वांड्री, और एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन या फिर रिजोल्यूशन, जहाँ पर कोई डिलेमा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन है किसी चीज़ का। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। वो जो पर्सन है बहुत गुस्से में है, तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी के बारे में आप बताएंगे वो पर्सन कैसा है, फ्यूरियस है। ओके, और सिनोनिम इसका आप लिख सकते हैं एंग्री, या फिर एनरेज्ड भी लिख सकते हैं, बट चलिए इजी लिखते हैं एंग्री, और एंटोनिम हो जाएगा काम, शांत। नाउ बूम्ड, बूम्ड मतलब बहुत लाउड या बहुत जोर से डीप साउंड में बोलना, मेक अ लाउड एंड डीप साउंड, लाउड एंड डीप साउंड। मीनिंग के लिए स्पेस थोड़ा सा कम है। अब बूम्ड ये वर्ब होती है, क्योंकि आप जोर से बोल रहे हो तो ये काम करना हो गया, वर्ब हो गई। अगर सिनोनिम आपको लिखना है तो आप थंडर्ड लिख सकते हैं या रोड लिख सकते हैं, रोड। और एंटोनिम हो जाएगा, एक तो होता है जोर से ऊंची आवाज में बोलना, और एक विस्पर करना, फुसफुसाना, विस्पर्ड। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब शेम, शर्मिंदा होना, कोई ऐसी चीज जिसके बाद आप शेमफुल फील करें, ठीक है। ह्यूमिलिएशन ये हो जाएगी नाउन, ये एक नाउन है, और इसका सिनोनिम आप शेम या फिर एम्बैरेसमेंट लिख सकते हैं, एम्बैरेसमेंट। और एंटोनिम हो जाएगा प्राइड, एक तो शेम, शर्मिंदा है आप, और एक प्राउड है, खुद पर गर्व है आपको। अटायर मतलब जो कपड़े
स्पेशल आपने पहने हुए हैं या फिर जो स्टाइल है आपका, क्लोथिंग। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच ये भी नाउन है, आपका अटायर कैसा है। ओके, नाउन। एंड सिनोनिम में आप क्लोथिंग भी लिख सकते हैं, ड्रेस भी लिख सकते हैं, ड्रेस। और ऑपोजिट होगा अटायर, क्लोथिंग। आप स्ट्रिप लिख सकते हैं या फिर अनक्लोथ लिख सकते हैं, अनड्रेस भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर वहाँ पर हमने ड्रेस लिखा है, ऑपोजिट हो जाएगा अनड्रेस। ओके, नेक्स्ट। नाउ मैच द इमोशंस और एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। वन मीनिंग इज एक्स्ट्रा। ओके, फर्स्ट इज एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड होना मतलब शर्मिंदा होना। सो एम्बैरेस्ड का होगा फेल्ट अनकंफर्टेबल, जब आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, अनकंफर्टेबल होते हैं। सो एम्बैरेस्ड मीन्स फेल्ट अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट इज काउंटर्ड, किसी को काउंटर करना या फिर जवाब देना, किसी आर्ग्यूमेंट का जवाब देना, अपनी बात रखना या तर्क देना। सो रिप्लाई टू एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज फ्लश्ड। फ्लश्ड जब गुस्से में या फिर एक्साइटमेंट या एम्बैरेसमेंट में आपका फेस रेड हो जाता है, बिकेम रेड इन द फेस, उसे हम बोलते हैं फ्लश्ड। नेक्स्ट इज स्ट्रिकन, बहुत परेशान होना किसी बात की वजह से, अफेक्टेड सीवियरली बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, एक फीलिंग जो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, उससे सीवियरली अफेक्ट होना, बहुत प्रभावित होना। नेक्स्ट इज ग्लीम। ग्लीम आपके फीलिंग्स जब आपकी आंखों में दिखाई देती है, उसे हम ग्लीम कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, आंखों में जो चमक होती है, भावनाओं की चमक आप कह सकते हैं। जैसे देयर वॉज ग्लीम ऑफ हैप्पीनेस इन हर आइज, उसकी आंखों में खुशी की चमक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन। ओके, नेक्स्ट इज रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से कुछ फ्रेजेस आपको दी है, उनमें हाईलाइटेड वर्ड्स को आप रीड करिए। नाउ रिविजिट द स्टोरी एंड अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन प्रोनाउन का, किसी दूसरे वर्ड से रिलेटेड कैसे है वो, या फिर आप कह सकते हैं जो पोजीशन बताते हैं वर्ड्स। जैसे कोई पूछे कि कैट कहाँ पर है, आप बोलेंगे कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर जो वर्ड है वो रिलेशन बता रहा है कैट और टेबल के बीच में। ओके, सो अक्रॉस, ओवर, अंडर, बिहाइंड, ये सभी हमारी प्रपोजिशंस हैं। नाउ आई जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर शॉप, मैं अभी कॉर्नर शॉप तक जाकर आता हूँ, ये ग्रैंडपा ने कहा था। ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम, उसने फील किया जब रवि चुपके से बुश के पीछे छिपकर बैठा था कि एक शैडो, एक परछाई उसके ऊपर आ गई है। द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री, वेंडर्स पेड़ के नीचे बैठे थे। रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बानियन ट्री, रवि ने पोजीशन ले ली एक बानियन ट्री के पीछे। ओके, ओवर मतलब ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, अक्रॉस मतलब उसके पार या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। सो प्रीपोजिशंस, ये डेफिनेशन आपको दे दी है, आर वर्ड्स यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन का उनके साथ रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो प्रीपोजिशंस वो वर्ड है जो पोजीशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। ओके, ये डायरेक्शन बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, टाइम या मैनर बता सकते हैं। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ओके, सो आई वॉक्ड ब्लैंक द विलेज, मैंने वॉक किया थ्रू द विलेज, बिटवीन द विलेज, अगेंस्ट द विलेज। थ्रू मतलब होता है किसी चीज के बीच से होकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, देन बिटवीन मतलब बिल्कुल बीच में, दो चीजों के बीच में जब कुछ हो तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। एंड अगेंस्ट मतलब किसी चीज के सहारे या किसी से लगा हुआ। तो मैंने वॉक किया, यहाँ पर थ्रू द विलेज बेटर होगा, गांव के बीच से मैंने वॉक किया। बिटवीन जनरली हम जब यूज करते हैं जब हम दो लोगों की या दो चीजों की या दो प्लेसेस की बात कर रहे हो। और अगेंस्ट भी इसमें ठीक नहीं है कि मैंने अगेंस्ट द विलेज वॉक किया, विलेज के सहारे वॉक किया, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा थ्रू द विलेज। आई वॉक थ्रू द विलेज, मैंने गांव के बीच से वॉक किया। क्रॉस्ड अ ब्रिज, फिर एक ब्रिज को, पुल को क्रॉस किया। ब्लैंक अ ब्रुक, ब्रुक बोलते हैं छोटी नदी को। अब जो ब्रिज था इट वॉज ओवर द ब्रुक, ब्रुक के ऊपर, ओवर मतलब होता है ऊपर। देन अंडर या नीचे, या फिर बिसाइड मतलब साइड में,
अब नदी के ब्रिज जो है वो ऊपर बनता है ना, थोड़ा डिस्टेंस देकर, डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, नदी के नीचे नहीं बनता और नदी के साइड में भी पुल नहीं बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर अ ब्रुक, मैंने एक ब्रिज क्रॉस किया जो कि ब्रुक के ऊपर था, यहाँ पर आ जाएगा ओवर। एंड फाउंड अ क्वाइट गार्डन, और फिर मुझे एक शांत गार्डन मिला, ब्लैंक अ कॉटेज। अब अमंग अ कॉटेज, अमंग मतलब उसके बीच में आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कॉटेज के बीच में तो कोई गार्डन नहीं होगा, नियर द कॉटेज, कॉटेज के पास में, या फिर अक्रॉस, अक्रॉस मतलब जनरली होता है एक जगह से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, यहाँ पर नियर ज़्यादा सही रहेगा, कॉटेज के पास में होगा गार्डन, नियर अ कॉटेज, ठीक है। अमंग भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर होगा, उसके कॉटेज के अंदर नहीं होगा, और अक्रॉस भी यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अक्रॉस तभी आता है जब आप एक से दूसरी जगह जाते हैं। सिटिंग ऑन अ बेंच, ब्लैंक द गार्डन, ऑन द गार्डन, एट द गार्डन या इन द गार्डन, यहाँ पर इन द गार्डन ज़्यादा फिट होगा, आप गार्डन के ऑब्वियसली अंदर बैठे हुए थे, गार्डन के ऊपर नहीं बैठे हुए, ऊपर होता अगर ऑन द टेबल होता, ऑन द वॉल होता, है ना, आई वॉज सिटिंग ऑन द वॉल, दीवार के आप ऊपर बैठे हुए तब ऑन आता, यहाँ पर गार्डन बहुत बड़ा होगा ऑब्वियसली और आप उसके कहीं अंदर बैठे होंगे, इन द गार्डन, ओके। एट द गार्डन भी सही नहीं है, एट जनरली हम जब कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट या फिर स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे शी इज़ एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है तो वहाँ पर एट आएगा, यहाँ पर आएगा इन। सो सिटिंग ऑन अ बेंच, मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था, इन द गार्डन, गार्डन में। आई एन्जॉयड द पीसफुल सराउंडिंग, पीसफुल शांत जो सराउंडिंग थी वहाँ की, मैंने उसको एंजॉय किया। लेटर आई स्ट्रोल्ड ब्लैंक अ रिवर बैंक, फिर मैंने, स्ट्रोल करना मतलब होता है सैर करना, फिर मैंने एक रिवर बैंक के बिसाइड, नदी के किनारे के साइड में, बगल में मैंने वॉक किया। थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, थ्रू मतलब बीच में होता है किसी के, उसके अंदर से होकर आप नहीं गए होंगे ऑब्वियसली। रिवर बैंक का क्या मतलब है, नदी का किनारा, ओके। एंड अलोंग यहाँ पर बेटर रहेगा, अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल ये अगर नदी है, ये इसका किनारा है, इसके साथ साथ आप वॉक कर रहे हैं अलोंग द रिवर बैंक। अब बिसाइड में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बिसाइड ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं है। बिसाइड एक तरह से जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर अलोंग का, अलोंग मतलब आप रिवर बैंक को नेचुरली उसके अलोंग जा रहे हैं, उसकी लेंथ के अलोंग जा रहे हैं, तो यहाँ पर अलोंग आएगा, बिसाइड नहीं आएगा, उसके साइड में नहीं वॉक किया आपने। साइड में तो ये होता है कि ये रिवर बैंक है, आप उसके साइड में कहीं वॉक कर रहे हैं, आप उसके किनारे किनारे जा रहे हैं। सो यहाँ पर अलोंग अ रिवर बैंक, एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड हेडिंग ब्लैंक द अननोन, मैंने एक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया एंड देन हेडिंग में आगे कहाँ चला गया, इनटू द अननोन, जगह जो मुझे नहीं पता थी, इनटू द अननोन, अननोन के अंदर, टुवर्ड्स द अननोन, टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ जाना, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके पार, एंड आई वॉज हेडिंग, मैं जा रहा था, इसमें बेटर रहेगा टुवर्ड्स द अननोन, अननोन की तरफ मतलब ऐसी जगह जिसको मैं जानता नहीं था। इनटू सही नहीं है, इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना, फॉर एग्जाम्पल आप रूम के या बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो जब हम अननोन की बात कर रहे हैं मतलब कोई जगह जिसका आपको नहीं पता है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर आप घुस नहीं गए हैं, ओके। बियॉन्ड उसके पार में चला गया, ये भी सही नहीं है यहाँ पर, टुवर्ड्स द अननोन, ओके। जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं उनके मीनिंग और कैसे उनको यूज़ करना है कहाँ पर आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग डायलॉग फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से इन डायलॉग्स को रीड करिए। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा ग्रैंडपा क्या हम चेस खेलें या फिर क्रिकेट मैच देखें। हु आर यू, सेड द लिटिल बॉयज मदर, जो छोटा बच्चा था उसकी मदर ने कहा तुम कौन हो। वॉट डिड यू बोथ डू टुडे, आस्क्ड रवीज मदर, तुम दोनों ने आज क्या किया, रवि की मदर ने ये पूछा। हैव यू फॉरगॉटन, काउंटर्ड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने काउंटर किया कि क्या तुम भूल गई हो। अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, एक छोटा बच्चा उनके पास आया और पूछा, उसके पास आया रवि के और उससे पूछा, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, लुका छिपी खेल रहे हो। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। सो द वर्ड्स इन द कोट्स आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोट्स में ये जो सेंटेंसेस आपको दिए, तुम कौन हो, क्या हम चेस खेले या क्रिकेट मैच देखें,
ये कैसे सेंटेंसेस है, क्या तुम भूल गई हो, सभी के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे होंगे, ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जब आप इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सही होगा। नाउ सेंटेंसेस 1, 4 and 5 आर WH और yes or no टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जनरली उसमें yes और no दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल हाँ या ना में आपको जवाब देना होगा। जैसे आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, तो इसका जवाब yes या no हो सकता है, ये yes और no टाइप का क्वेश्चन है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो, ये भी yes या no टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आज तुम दोनों ने क्या किया, क्या किया में आपको प्रॉपर आंसर देना होगा। ये WH टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप यस या नो नहीं कह सकते कि हाँ मैंने, अगर वो होता क्या आज तुमने खाना बनाया, तब आप यस और नो कह सकते थे। क्या किया में आपको बताना पड़ेगा मैंने खाना बनाया। ओके, तो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें 1, 4 and 5, क्या तुम भूल गई हो, एक छोटा बच्चा, ओके, क्या हम हाइड एंड सीक खेले, क्या हम चेस खेलें या फिर क्रिकेट मैच देखें टीवी पर ग्रैंडपा, तो ये सभी यस और नो टाइप के क्वेश्चंस हैं। WH टाइप के क्वेश्चंस WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच या हुज, हाउ वाले भी WH फैमिली में ही आते हैं। तो ये सभी सेकंड एंड फोर्थ ये WH टाइप क्वेश्चंस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अगर आप ग्रैंडपा से पूछते हैं क्या हम चेस खेले, वो हाँ या ना कह सकते हैं। क्या हम क्रिकेट मैच देखें, हाँ या ना बोल सकते हैं, सिंपल। क्या तुम भूल गई हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, नहीं वो बोल सकता था। तो ये हो गए यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 2 and 4 कैसे है, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो देर आर 2 और 3 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके WH टाइप है एक तो, और एक यस एंड नो टाइप। नाउ द वर्ड्स इन कोट्स आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, हेंस नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ग्रामर का एक क्वेश्चन आता ही है 9th क्लास में इस तरह का। तो यहाँ पर जो कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास में आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसा स्पीकर ने उनको कहा एज इट इज आपने लिख दिया। ग्रैंडपा ने काउंटर किया, क्या तुम भूल गई हो, ग्रैंडपा ने एग्जैक्टली यही कहा होगा, तो हमने इसको लिखा है, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जो उन्होंने बोला हमने लिख दिया उसको। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, या फिर जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, somebody else reports these words at some other time and at some other place। कोई और उनको रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि ग्रैंडपा ने पूछा क्या तुम भूल गई हो, क्या वो भूल गई हैं। इस तरह से जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं, कोई और बताता है उनकी बात कि ग्रैंडपा ने क्या पूछा अपने वर्ड्स में, उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नाउ लेट अस हैव a quick glance at a few guidelines to remind you of the changes while transforming from direct form of the speech to indirect। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बना लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए किस तरह से, क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। 9th, 10th, 11th, 12th हमेशा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने को क्वेश्चंस आते ही हैं। डायरेक्ट स्पीच में से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आपको करने होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिया है। यू कैन आस्क योर टीचर फॉर मोर इनपुट्स। ओके, तो देखिए जो सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होते हैं डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जब आप उनको बोलेंगे पास्ट में बोलेंगे, क्योंकि वो बात हो चुकी है, अब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, दादाजी ने ऐसा कहा था। ओके, जो पास्ट में होंगे उनको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अब इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस के टेंस के क्या रूल है वो आपको पता होने चाहिए। जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होंगे वो पास्ट प्रोग्रेसिव में हो जाएंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हो जाएंगे। ये तो टेंस में क्या चेंजेस होंगे वो आपको बता दिया। फिर डायरेक्ट स्पीच में हेयर चेंज हो जाता है देयर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, और नाउ चेंज हो जाता है देन में। ओके, आई चेंज हो जाएगा ही या शी में। जैसे आपने कहा रवि सेड, रवि ने कहा आई एम वरीड अबाउट ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा के बारे में वरीड हूँ, ये तो डायरेक्ट हो गया। जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आप कहेंगे रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि ही वॉज वरीड अबाउट ग्रैंडपा, वो ग्रैंडपा के बारे में वरीड है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। यू भी, ही शी या दे में, जैसा भी सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
वी चेंज हो जाता है दे में, दे से वी आर हैप्पी तो हम कहेंगे दे आर हैप्पी, दे वर हैप्पी, पास्ट में चेंज होगा। आर चेंज हो जाएगा देयर में। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे अभी है आगे जिनको आपको चेंज भी करना है, जब अप्लाई करेंगे यूज करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देन बोथ WH टाइप, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और या यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्वेश्चन मार्क वाला नहीं आएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यस नो टाइप का कोई सेंटेंस आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा आर यू रेडी, क्या आप तैयार है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क एंड देन इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर बंद होंगे। इसको इनडायरेक्ट में आप कैसे लिखेंगे, रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा इफ आई वॉज रेडी, क्या मैं तैयार हूं। ये रवि ने पूछा एंड देन फुल स्टॉप, इफ आई वॉज रेडी। तो यस या नो टाइप के क्वेश्चन इफ या वेदर में चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट टू द रिपोर्टेड वर्ब। जो भी रिपोर्टेड वर्ब है रवि ने पूछा उसके बाद इफ या वेदर आएगा। ओके, वेदर आई वॉज रेडी या फिर इफ आई वॉज रेडी, दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट WH टाइप के क्वेश्चन में सेम WH वर्ड ही आप यूज करेंगे नेक्स्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडपा ने पूछा या फिर मदर ने पूछा, रवीज मदर आस्क्ड व्हाट डिड यू डू, आज तुमने क्या किया। ये WH टाइप का क्वेश्चन है ना। आप रिपोर्ट करेंगे इसको, रवीज मदर आस्क्ड, स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगा, रवि की मदर ने पूछा व्हाट आई हैड डन, कि आज मैंने क्या किया। ठीक है, WH ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, वैसे ही आप लगाएंगे और आगे चेंज कर देंगे। डिड यू को आपने देखा ये पास्ट का था, पास्ट परफेक्ट में आपने चेंज कर दिया आई हैड डन। ठीक है, नेक्स्ट नाउ रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन को रीड करिए फिर आपको इनको रिपोर्ट करना है। ओके, सो अरविंद कहता है डू यू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, क्या तुम घर पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टेक केयर करने में हेल्प करती हो। प्रिया कहती है यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। वी टेक टर्न्स मेकिंग श्योर दे आर ऑल राइट, हम टर्न बाय टर्न देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद यू, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। अरविंद कहता है नो नहीं, माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई विजिट माई ग्रैंडपा एवरी वीकेंड, मेरे पेरेंट्स और मैं हर वीकेंड पर अपने ग्रैंडपा को विजिट करने जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, तुम कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मेडिकल नीड्स को मैनेज करती हो। तो इसमें प्रिया कहती है वी हैव अ शेड्यूल फॉर गिविंग मेडिकेशन, उनको दवाई देने का हमारे पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल है। एंड विजिट्स टू द डॉक्टर, और हम डॉक्टर को भी विजिट करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन रिपोर्टेड स्पीच। ये तो बातचीत हो गई, जैसे उन्होंने बात की वैसे ही लिखा हुआ है, अब आप इसको रिपोर्ट करेंगे। सो अरविंद आस्क्ड प्रिया, अरविंद ने प्रिया से पूछा क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करती हो। ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, यस या नो टाइप का। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी यस या नो टाइप का कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है उसे हम इफ या वेदर में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ इफ, और यू की जगह क्या हो जाएगा, डू यू हेल्प, तो इफ शी, क्या वो हेल्प करती है। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको पास्ट में आप चेंज करेंगे, इफ शी हेल्प्ड, यहाँ पर यू की जगह शी आ गया, क्या वो हेल्प करती है, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। देन इन टेकिंग केयर ऑफ, योर की जगह हो जाएगा हर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। क्या वो हेल्प करती है उसके ग्रैंड पेरेंट्स को टेक केयर करने में घर पर। ओके, तो यहाँ पर इफ शी हेल्प्ड इन टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, बस दो ही चेंजेस इसमें आपको करने हैं एंड देन फुल स्टॉप। आपको यू को पहले तो चेंज करना है शी में, क्योंकि क्या तुम हेल्प करती हो, यहाँ पर अरविंद प्रिया से बात कर रहा है इसलिए यू यूज किया, हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो शी यूज करेंगे। ओके, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम पास्ट में लिख रहे हैं, वो पास्ट में पूछ चुका है, हम अब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि यू से उसने योर बोला था तो हम शी से हर लिखेंगे। नाउ प्रिया ने कहा यस आई डू, यस आई डू, तो इसको हम मतलब उसने हाँ में जवाब दिया,
तो फॉर विच जिसके लिए प्रिया रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्म करना यानी कि हामी भरना, जिसमें प्रिया ने रिप्लाई किया अफर्मेटिव, उसने अफर्म किया, हाँ बोला, एंड सेड दैट दे, और कहा वी किस में चेंज हो गया, दे में, ये भी हमने पहले देखा था। यहाँ पर देखिए यही सारे रूल्स चल रहे हैं, यू चेंज हो गया शी में, है ना, वी चेंज हो जाएगा दे में। उन्होंने कहा कि वे, दे, टेक का क्या हो जाएगा, टुक, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दे टुक टर्न्स, दे टुक टर्न्स मेकिंग श्योर दे आर ऑल राइट, वो टर्न्स लेते हैं, टर्न बाय टर्न देखते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आएगा दे टुक टर्न्स एंड सेड, दे टुक टर्न्स मेकिंग श्योर they were all right। ओके, फिर प्रिया ने भी क्वेश्चन पूछा, प्रिया फर्दर आस्क्ड अरविंद, प्रिया फर्दर उससे पूछती है, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद यू, फिर से देखिए यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इफ यू चेंज हो जाएगा ही में, इफ ही हैव चेंज हो जाएगा हैड में, इफ ही हैड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद हिम, यू चेंज हो जाएगा हिम में, क्या उसके पेरेंट्स उसके पास रहते हैं। फर्दर आस्क्ड अरविंद इफ ही हैड, हैव का हैड हो गया क्योंकि पास्ट में हम चेंज करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को हम शॉर्ट में जीपी लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, लिविंग विद हिम, ओके, यू, क्योंकि उसने यू कहा था यहाँ पर, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं, उसके पेरेंट्स हिम और हिम दोनों में चेंज होगा। अब इस पर अरविंद ने नो बोला, मतलब उसने नेगेटिव में आंसर किया। यस के लिए हम लिखते हैं अफर्मेटिव में आंसर करना, नो के लिए नेगेटिव में आंसर करना। तो अरविंद ने रिप्लाई किया इन द नेगेटिव नो एंड सेड दैट, और कहा माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स की जगह हिज ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी माई पेरेंट्स एंड आई, ही एंड हिज पेरेंट्स, कि वो और उसके पेरेंट्स विजिट माई ग्रैंडपा, इसकी जगह हो जाएगा विजिटेड हिज ग्रैंडपा, वो उसके ग्रैंडपा को विजिट करते हैं एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर। बस ये सिंपल ही चेंजेस करने हैं आपको। रिप्लाइड दिस नेगेटिव एंड सेड दैट ही एंड, आप ये नहीं लिखेंगे हिज पेरेंट्स एंड ही, है ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको, ही एंड हिज पेरेंट्स, वो और उसके पेरेंट्स, विजिट का हो जाएगा विजिटेड, विजिट करते थे हिज ग्रैंडपा, अच्छा एवरी वीकेंड पहले से ही लिखा है तो चलिए यहाँ पर सिर्फ हिज ग्रैंडपा आएगा, एवरी वीकेंड, हर वीकेंड को। ही फर्दर इंक्वायर्ड, उसने फिर से इंक्वायरी की, फिर से पूछा, अब उसने पूछा हाउ डू यू मैनेज योर ग्रैंडपास मेडिकल नीड्स, ये WH टाइप का क्वेश्चन है। WH में ये नहीं सोचना कि जो WH वाई व्हेन हु से स्टार्ट हो, HOW हाउ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो WH फैमिली में ही आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। कैसे तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मेडिकल नीड्स को पूरा करते हो, उसके लिए प्रिया को पूरा बताना पड़ेगा। और अगेन इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज लिखते हैं। ही फर्दर इंक्वायर्ड, उसने फिर से पूछा, हाउ डू यू की जगह हो जाएगा हाउ प्रिया, या फिर हाउ शी मैनेज्ड हो जाएगा योर ग्रैंड पेरेंट्स की जगह हर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, हाउ ही रहेगा, एंड देन शी मैनेज्ड, पास्ट में लिखेंगे मैनेज्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स की जगह हर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, आगे सब एज इट इज एंड देन फुल स्टॉप, अच्छा नीचे भी स्पेस है, चलो यहाँ लिख देते हैं, हर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स। प्रिया रिस्पॉन्डेड, प्रिया ने रिस्पॉन्ड किया बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे, वी की जगह दे आ गया, अब हैव की जगह हैड हो जाएगा पास्ट में, दे हैड अ स्केड्यूल फॉर गिविंग मेडिकेशंस एंड विजिट्स टू द डॉक्टर, बाकी सब सेम ही रहेगा इसमें, दे हैव की जगह हैड हो जाएगा अ स्केड्यूल फॉर गिविंग मेडिकेशन, और कोई चेंज आपको नहीं करना है, एज इट इज ये सेंटेंस, बस यहाँ पर चेंज करके। क्लियर है,
इस तरह से आप चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में। बहुत ही एक दो ही चेंजेस आपको करने होते हैं, बहुत ईजी रूल्स हैं, अगर इनको आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा टेंस की नॉलेज अगर आपको हो, ऐसे चेंजेस करने हैं। इसके कोई एग्जाम्पल अभी नहीं आए, बट आगे जैसे जैसे चैप्टर्स हम देखेंगे ये भी आपको दिखाई देंगे। अब आते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड पे। नाउ यू विल लिसन टू अ पॉडकास्ट ऑन मेडिकेशन। मेडिकेशन पर अभी आप एक पॉडकास्ट सुनने वाले हैं। जब आप सुनेंगे, एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंसेज विद नॉट मोर दैन 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हेयर। यहाँ पर 3 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने और एग्जैक्ट वही वर्ड्स होने चाहिए जो आपने सुने हैं। ट्रांसक्रिप्ट है टीचर के लिए पेज नंबर 266 पर। आप कोशिश करिए जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वैसे अगर आप इनको फिल कर सके तो, बाकी तो हम बाद में करेंगे ही। ओके, सो ये है आपका पॉडकास्ट। अब जैसे जैसे आप सुनेंगे कोशिश करिएगा साथ ही ब्लैंक्स को फिल करने की, और इसको हम ट्रांसलेट भी नहीं करेंगे क्योंकि लिसनिंग एक्टिविटी है, तो आपको इंग्लिश को समझने की कोशिश करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन ऑन मेडिटेशन। बिफोर वी एक्सप्लोर द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, लेट मी प्रोवाइड you with a brief introduction. Meditation is an important yogic practice which is commonly used for relaxation and stress management. Basically, meditation provides rest and peace to the mind. During meditation, all kinds of thoughts which cause stress are removed. This in turn results in an enhanced state of well-being physically and emotionally. You see, after meditation, the person feels fresh and gains a new perspective on stressful situations. Not only this, meditation also helps to reduce negative emotions and increase self-awareness. Therefore, I encourage you to start practicing meditation on a regular basis and make it your routine. I assure you that it will contribute to your overall well-being and positively influence your memory power. In fact, practicing meditation regularly can help lessen exam-related pressure, allowing you to manage them with ease. So, let's begin the journey of meditation together. Thank you. Now, meditation is a form of yoga, जैसे बताया गया है कि एक योगिक प्रैक्टिस है, that usually refreshes the mind, जो अक्सर माइंड को रिफ्रेश करती है, and helps with, और आपकी हेल्प करती है विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। दो चीज़ें आपको दी थी, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो रिलैक्सेशन यहाँ पर आ गया, माइंड को रिफ्रेश करना, रिलैक्स करना, एंड हेल्प्स विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आप चाहे तो वापस जाकर एक बार फिर से सुन सकते हैं। नाउ, मेडिटेशन लीड्स टू अ बेटर हेल्थ कंडीशन बोथ। मेडिटेशन से हेल्थ कंडीशन बेटर होती है। कौन कौन सी? एक तो फिजिकली थी और एक शायद मेंटली थी। एक सेकेंड, फिजिकली एंड इमोशनली। ओके, नाउ मेडिटेशन ऑल्सो एड्स इन लेसनिंग अनडिजायरेबल फीलिंग्स। मेडिटेशन हमारी हेल्प करता है जो अनडिजायरेबल फीलिंग्स हैं उनको कम करने में, एंड इम्प्रूविंग, और क्या इम्प्रूव करता है? इम्प्रूविंग, ये देखो, रिड्यूस नेगेटिव इमोशंस, अनडिजायरेबल इमोशंस, एंड इंक्रीज करता है सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। नाउ इट इज एडवाइज दैट वी मेडिटेट एवरी डे। एडवाइस किया जाता है कि हम रोज मेडिटेट करें, सो दैट इट बिकम्स अ, जिससे कि ये क्या बन जाए? एक रूटीन बन जाए हमारा, बिकम्स अ रूटीन। मेडिटेटिंग ऑन डेली बेसिस इज बेनिफिशियल इन कंफर्टेबली टैकलिंग। मेडिटेशन डेली बेसिस पर अगर आप करें तो वो बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका, जिससे आप कंफर्टेबली टैकल कर सकते हैं किसको? एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस को। एग्जाम रिलेटेड प्रेशर था शायद, एग्जैक्ट वर्ड क्या था यहाँ पर? इनफैक्ट आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करें तो एग्जाम रिलेटेड प्रेशर को भी आप टैकल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये लिसनिंग एक्टिविटी हो गई। नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी। सो इंटोनेशन रेफर्स टू द पिच ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। बोलते टाइम आपकी पिच क्या है उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। इन क्वेश्चंस, इंटोनेशन कैन इंडिकेट द सेंटिमेंट और द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। क्वेश्चंस में इंटोनेशन बताती है कि क्या आपके सेंटिमेंट्स हैं और क्या आपके क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पिच मतलब आवाज़ कितनी ऊपर या कितनी नीचे आपको करनी है, वो होता है इंटोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, WH और हाउ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं
उनमें जनरली फॉलिंग इंटोनेशन होता है टुवर्ड्स द एंड। आप ये नहीं कहेंगे व्हाट इज योर नेम, ऊपर नहीं जाएगा, व्हाट इज योर नेम वो धीरे आएगा नीचे की तरफ। और जब आप यस नो के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें जनरली राइजिंग इंटोनेशन होता है। आर यू फीलिंग ओके, ओके, टुवर्ड्स द एंड। दिस इजंट योर बुक, इजंट इट, ओके। चलिए एक बार जनरली रीड कर लेते हैं हम। यू वरंट इन द लाइब्रेरी यस्टरडे, वर यू? शैल वी रीड दिस स्टोरी बुक और बोरो अनदर वन, ओके, ठीक है। इस तरह से ये फॉलिंग इंटोनेशन या फिर राइजिंग इंटोनेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, पिच ऊपर या नीचे करके। नाउ रिविजिट द स्टोरी एंड सेलेक्ट डिफरेंट क्वेश्चंस वेयर द पेयर, ओके, रिविजिट करिए स्टोरी को, मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट ब्रीफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टॉकिंग टू एन एल्डरली पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मेंशन करिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ये आप ही के लिए है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड ऑफ योर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा किसी एल्डरली पर्सन के साथ, वो इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे। एक बार राइटिंग टास्क और देख लेते हैं। एज यू रीड इन द स्टोरी, जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम आर एल्डरली। हमारे पास हमारे बुजुर्गों से सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जो आपने अभी लेसन सीखा फ्रॉम देम, उनसे जो लेसन आपने सीखा है उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है अपनी स्कूल मैगजीन में ऑन द टॉपिक आर इंस्पायरिंग एल्डरली, हमारे प्रेरणा देने वाले प्रेरणादायक बुजुर्ग। ऑर्गेनाइज करिए आर्टिकल को इस मैनर में। अब देखो जब आप आर्टिकल लिखते हैं क्या उसका करेक्ट फॉर्मेट है वो आपको दिया है। सबसे पहले तो आप टॉप पर टाइटल लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और उसके नीचे ग्रेड क्लास लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइटल तो यही हो गया, आर इंस्पायरिंग एल्डरली, यहाँ पर आपका नाम बाय जो भी नाम है एंड 9th A 9th B। पैराग्राफ 1 में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, टॉपिक का फोकस करना है मेन आइडिया पर, लेकिन कोई बहुत डिटेल नहीं देनी क्योंकि हम हमारे इंस्पायरिंग एल्डरली के बारे में लिख रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं एल्डरली पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज एंड सोसाइटी, देन दे हैव रिच एक्सपीरियंसेस, वैल्यूएबल नॉलेज दैट कैन गाइड द यंगर जनरेशन। इस तरह से कुछ आपने लिखा कि उनसे हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, पेशेंस, करेज, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बस सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे, सपोर्ट करेंगे मेन आइडिया को, कैसे एल्डरली आपको इंस्पायर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कोटेशंस हो सकते हैं। एल्डरली पीपल हमें इंस्पायर करते हैं उनके पेशेंस से, विजडम से, लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस किया उनकी लाइफ में एंड दे हैव लर्न हाउ टू डील विद देम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन टीच चिल्ड्रन हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, बड़ों से ही सीखते हैं घर में, कैसे पेशेंट रहना है, कैसे रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना है, उनकी जो स्टोरीज रही है उनके स्ट्रगल की, अचीवमेंट्स की। आई थिंक हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर। ओके, एक बार देख लेते हैं। सेकंड आप पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे। थर्ड में एलाबोरेट करेंगे कैसे उन्होंने ओवरकम किया है उनके चैलेंजेस को और कैसे आपके ऊपर एक इंस्पायरिंग इम्पैक्ट है उनका। फोर्थ में आप कंक्लूड करेंगे फाइनल कमेंट के साथ एंड लीव द रीडर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया टू थिंक अबाउट। ओके ओके, सो इस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे। आर इंस्पायरिंग एल्डरली, टॉपिक टॉप सेंटर में आ गया, लेफ्ट कॉर्नर में बाय, आपका नाम बाय मान लीजिए राम, क्लास 9th। नाउ एल्डरली पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज एंड सोसाइटी, ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जनरल कुछ बातें लिखेंगे। दे हैव रिच एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूएबल नॉलेज दैट कैन गाइड द यंगर जनरेशन। देयर लाइव्स टीच अस इंपॉर्टेंट लेसन्स अबाउट पेशेंस, करेज, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड में थोड़ा सपोर्ट करेंगे आइडियाज़ को, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। एल्डरली पीपल इंस्पायर अस थ्रू देयर पेशेंस, विजडम एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। They have faced many difficulties in their lives and have learned how to deal with them. Grandparents, for example, often teach children how to respect others, remain patient, and value relationships. Their stories about their struggle and achievements can motivate us to face our own problems with courage. उनसे हम सीख सकते हैं कैसे हमें खुद की प्रॉब्लम्स को हिम्मत के साथ फेस करना है। थर्ड में एलाबोरेट करेंगे कैसे उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया और क्या उनका एक इंस्पायरिंग इम्पैक्ट रहा है हम पर। Many elderly people have faced several challenges in their lives. बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने उनकी लाइफ में बहुत सारे challenges फेस किए होते हैं, but they continue to move forward with courage. लेकिन हिम्मत से वो आगे बढ़ते रहे। Their strength and positive attitude can inspire young people to deal with difficulties without giving up. तो उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे यंग जनरेशन सीख सकती है कि बिना गिव अप किए कैसे डिफिकल्टीज से डील करना है। From them we learn that difficult situations can be overcome with patience, determination and hope. And then final comment, elderly people are not merely people who need our care. बुजुर्ग लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें केयर की ज़रूरत है। दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विजडम, लव एंड इंस्पिरेशन।
We should respect them, listen to their experiences and learn from their lives. Their experiences can teach us valuable lessons and that no textbooks can teach. उनकी लाइफ से आपको वो लेसन्स मिल सकते हैं जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे. ओके, ये आपका आर्टिकल हो गया. नाउ लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट. रिविजिट द स्टोरी एंड चूज द इमेज दैट करेक्टली डिस्प्लेज ग्रैंडपाज वॉकिंग स्टिक. ग्रैंडपा की वॉकिंग स्टिक के बारे में यहाँ भी आपको दिया था. ये देखिए, ये सेंटेंस एक बार रीड करिए. ब्यूटिफुल शाइनी ब्लैक महोगने वॉकिंग स्टिक. शाइनी ब्लैक महोगने की बनी हुई वॉकिंग स्टिक थी विद अ ब्रास हैंडल. ब्रास का, पीतल का हैंडल था. कार्व्ड इन द शेप ऑफ एन ईगल सेट, जिसको कार्व किया गया था ईगल के हेड की शेप में. ओके, अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे. तो यहाँ पर ईगल के हेड में ये आपको लगेगी, शाइनी भी है. महोगनी वैसे रेडिश ब्राउन होता है, तो ये एग्जैक्ट कलर होगा उसका. तो ये है ग्रैंडपा की स्टिक, जैसा डिस्क्रिप्शन चैप्टर में दिया है उसके अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट. नाउ ये तो बियॉन्ड द टेक्स्ट है. इसमें आप अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स एक्सप्लोर करेंगे, रिविजिट करना है मेमोरीज को. आप कुछ मेमोरेबल फोटोग्राफ्स अपने और अपनी फैमिली के कलेक्ट करेंगे. ओके, स्लाइड शो बनाएंगे. फिर स्टोरीज आप पढ़ेंगे उस तरह से, कुछ ऐसी स्टोरीज जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप टेक केयर कर रहे हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में भी. और नीचे आपको एक स्टोरी दी है, द लॉस्ट चाइल्ड. ये हम रीड करते और एक्चुअली बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी पढ़नी है तो लास्ट एनसीईआरटी में थी ये, हमने कवर भी की हुई है. आप द लॉस्ट चाइल्ड से मतलब टाइप करके दूसरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं. एक तरह से आपके सिलेबस का पार्ट तो ये नहीं है, एक्स्ट्रा है. लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट में दी और थोड़ी बड़ी है. ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. होपफुली यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.